हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम टाइम में फिजिक्स के ऐसे वायरल प्रश्न जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इस सिंगल वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के जरिए तैयार होने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप करके हम सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम जानेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको भी जानेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है ये आपको बताना है। ज़रा जल्दी से बताइए। ये ऐसे MCQs क्वेश्चंस हैं ना बच्चों, जिस MCQs क्वेश्चंस के माध्यम से मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी बताऊंगा कि इस टाइप से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो कैसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन के जरिए। तो सबसे पहले तो बताइए इसका मान कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है बच्चों कि सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है बच्चों वो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। कई बार एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना देके बच्चों एक EV दे देता है, तो एक EV मतलब भी आप समझिएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्लियर बात? इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया और ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी बन सकता है और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस भी बन सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? इस क्वेश्चन से बच्चों देखिए कैसे टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया जो MCQs में आएगा, इसको तो आपने समझ लिया। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव को समझाइए या वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक ये क्वेश्चन बन सकता है 1 या 2 नंबर में। और एक ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। क्लियर बात? ये 2 क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन गया। इसके अलावा इसका एक और मतलब क्वेश्चन बन सकता है। इसी क्वेश्चन से एक और तैयारी आपकी हो जाएगी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है तो इसको बच्चों हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर आप जानते हैं Q × D होता है। ठीक है, इसका मात्रक अगर हम बता दें आपको तो यहाँ पे होता है कूलाम मीटर। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के जरिए बच्चों आप सीख सकते हैं। तो ये तो मैंने टॉपिक्स बताया कि ये दोनों टॉपिक्स इस क्वेश्चन से आपको देखने को मिल रहा है। देखिए एग्जाम टाइम में कोई भी क्वेश्चन पढ़िए ना तो एक क्वेश्चन से एक चीज़ मत सीखिए, एक क्वेश्चन से मल्टीपल चीज़ें अपने दिमाग में रिवाइज करने की कोशिश करिए। यही है रिवीजन का सही तरीका। ठीक है, अब ये तो चीज़ आप जान गए बच्चों कि हाँ इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है सर। ओके, अब अगर हम जानें कि सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा तो 1 मिनट में बच्चों इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 1 मिनट से भी कम समय में। क्या दिया गया है? 2 कूलाम के 2 बराबर आवेश, यानी Q का मान दे दिया गया है 2 कूलाम, और 2 बराबर आवेश कितनी दूरी पर हैं तो 0.04, यानी स्मॉल d का मान कितना है बच्चों? उनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? d का मान 0.04 मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सूत्र मैंने यहाँ पे बताया ही है आपको भी, P बराबर Q × D। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं P बराबर Q × D फॉर्मूले से। रखिए वैल्यू को, तो P बराबर Q का मान कितना हो जाएगा बच्चा? Q का मान हो जाएगा 2 और गुणे D का मान कितना हो जाएगा तो 0.04। तो ये कितना हो गया? P बराबर गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8, 0.0।
तो 2 में अगर 0.04 से गुणा करेंगे तो 0.08 आ गया आपका, और इसका मात्रक क्या होता है तो कूलाम मीटर। तो क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, तो इसको मानक रूप में परिवर्तित करिए। तो 8 गुणे 10 की घात कितना दशमलव के बाद दशमलव जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा, 10 की घात -2 कूलाम मीटर। क्लियर है बात? तो 8 गुणे 10 की घात -2 कूलाम मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं बच्चों कि कितना सिंपल और कितना बढ़िया तरीके से आपको याद हो गया। 2 एडिशनल पॉइंट आपको यहां से समझ आया कि इसकी भी परिभाषा, इसका भी फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये चीज़ें पक्का कर लीजिए कि याद है कि नहीं। नहीं याद है तो करिए याद। एक बार हमारा लाइव देख लीजिए, जो लाइव चल रहा है कई दिनों से, उस लाइव को देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ, हमें भी इसी तरीके से तैयारी अपनी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब कह रहा है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस चीज पर निर्भर करता है? जरा जल्दी से कमेंट में इसका आंसर सभी बच्चे दे के बताएं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बच्चों आंसर। चलिए, एक बिंदु आवेश के कारण, भाई देखिए याद रखिएगा, तीव्रता नहीं पूछ रहा है, वैद्युत बल पूछ रहा है। तो जो वैद्युत बल होता है बच्चों, कूलाम के नियम से आप जानते हैं क्या? बिंदु आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? आराम से आप जान सकते हैं कि ये जो आप F है, ये प्रोपोर्शनल होता है कि किसके? 1/r² के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, आंसर आपके सामने निकल के आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव क्रमशः V और E है। E और V में संबंध कितना होगा? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब। E और V में क्या संबंध होगा? बड़ा आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, और अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का सूत्र होता है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब बताइए, अब मैंने बच्चों हिंट भी बता दिया आपको, अब क्या बताऊँ आपको? इतनी चीज़ें जब बता दिया तो उम्मीद है कि आप सही तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। जल्दी बताइए बच्चों आंसर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगर आप देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बच्चों, केंद्र से r दूरी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति में, वो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। समीकरण नंबर 1 इसको आप मान लीजिए, ठीक है। ये तीव्रता का फॉर्मूला आपने लिख दिया। विभव का फॉर्मूला क्या होता है अक्षीय स्थिति में? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होता है विभव का? जल्दी बताइए। विभव पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा P/r²। ठीक है बात, बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर इसका दोनों का तुलना करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का तुलना करेंगे, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल के आएगा। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए जल्दी से, दोनों को भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा E/V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ और बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p/r²। बच्चों देखिए 1/4 पाई से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई, वेरी गुड। और यहाँ से p से एक p से ये एक p कट गया,
ये आर स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर ऊपर चला गया और इंटू 2 है ऊपर पहले से, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे सही से लिखता हूँ, एक तो मार्कर बढ़िया से नहीं चल रहा बच्चों, जिससे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्या, 2r, ये स्क्वायर ऊपर गया तो 2r स्क्वायर, और बटे में ये r क्यूब है तो r क्यूब लिख दीजिए। इससे ये कट गया तो 2 और बटे में नीचे 1r बचा है, तो यहाँ पे हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया, e बटा v बराबर 2 बटा r, तो e बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2v बटा r। तो कोई ऑप्शन में दिया गया है, आप देखिए तो ज़रा ऑप्शन मिलाइए बच्चों, मिलाइए बच्चों, ऑप्शन कोई दिया है e बराबर 2v बटा r दिया है ना, ये लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये तरीका है, इसका आंसर आपकी बुक में गलत दिया है। अब बताइए, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो यूँ सॉल्व होंगे। ये पता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आने वाला है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी है, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी अगर डेरिवेशन के तौर पे पूछ दिया तो आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया अब, कि विद्युत धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध क्या होगा, जहां इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है। इलेक्ट्रॉन का आवेश और संख्या जिस क्वेश्चन में दिया गया है, उस क्वेश्चन में वैद्युत धारा घनत्व J और अपवहन वेग में क्या संबंध होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी जल्दी देना है। जल्दी से दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का करेक्ट जवाब आएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट जवाब आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर समझिए बच्चों। देखिए, सबसे पहले आप अपवहन वेग का सूत्र जानते हैं। अपवहन वेग, अपवहन वेग का सूत्र आप क्या जानते हैं बच्चों, I बराबर NEAVD। ये अपवहन वेग का सूत्र आप जानते हैं धारा के पदों में। और एक और चीज़, धारा घनत्व क्वेश्चन में कह रहा है, तो एक पॉइंट तो आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट धारा घनत्व, धारा घनत्व, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, धारा घनत्व। और धारा घनत्व J बराबर क्या होता है बच्चों, J बराबर I बटा A। J बराबर क्या होता है, I बटा A होता है। अब I की वैल्यू रखिए, I की वैल्यू जब रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा NEAVD और बटे में A से A कट गया बच्चों, तो J बराबर क्या आ गया, J बराबर आ गया NEVD J बराबर आपका सामने निकल के आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। तो कोई ऑप्शन में है क्या, चेक करिए। तो इस ऑप्शन में बच्चों अगर आप चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, J बराबर NEVD, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। देख रहे हैं बच्चों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपके समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है, हाँ जी 1 मिनट बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी इस तार की। तो तार की वैद्युत चालकता आपको निकालनी है। वैद्युत चालकता और प्रतिरोध में क्या रिलेशन होता है बच्चा, जल्दी बताइए। अगर ये आपने समझ लिया कि वैद्युत चालकता और वैद्युत प्रतिरोध में क्या रिलेशन होता है, तो ऐसे आपका आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना, क्या लेट क्यों करना, तो आप यहाँ पे लिखिए वैद्युत चालकता बराबर 1 बटा वैद्युत प्रतिरोध, 1 बटा वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत चालकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा वैद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वैद्युत चालकता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वैद्युत चालकता बराबर प्रतिरोध का मान तो दिया गया है 500, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 500। 1 बटा 500 को देखेंगे तो वैद्युत चालकता आपके सामने निकल के आ जाएगा, वैद्युत चालकता
तो वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0002। टू कहाँ से आ गया, पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा ऐसे, फिर जीरो लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, फिर एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूनी के 10, ठीक है ना। तो बेटा हाँ बिल्कुल 0.002। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है भाई, मिलाइए ऑप्शन से, कोई ऑप्शन करेक्ट है भाई। 1/500 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/500 को आप लिख सकते हैं, ये मिटा दीजिए वरना आप समझेंगे कि ये सर 1000 है, 1/500 था, तो 1/500 को आप क्या लिख सकते हैं 0.002, क्योंकि 10, इसको चेक कर लीजिए ना, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो चेक कर लीजिए। ये देखिए 0.002 को अगर आप चेक करना है तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में 1000, 2 से काटिए तो 500 बार में कट गया, तो यानी कि 1/500 को हम लिख सकते हैं 0.002। चेक हो गया, समझ आ गई बच्चों, वेरी गुड, बात समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और ये चैप्टर बच्चों अगर आपने पढ़ लिया है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, और वो भी मिनटों में। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र E और VD हो, E क्या हो, इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र, और VD क्या हो, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, तो कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है, आंसर दीजिए बच्चों। वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन अगर आपको पता है तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन इन सेकंड्स। इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको VD और E में रिलेशन पता है। और वो क्या होता है रिलेशन बच्चों, VD बराबर होता है, VD बराबर यानी अनुगमन वेग बराबर होता है -EE बटे में M इंटू टाउ, टाउ जहाँ श्रांति काल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VD और कैपिटल E में रिलेशन क्या है, तो VD और कैपिटल E में रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी का है, यानी समानुपाती का चिन्ह है। तो समानुपाती का चिन्ह है, इसका मतलब क्या कि कुछ तो होगा बवाल, और जो होगा बवाल वो देखा जाएगा अपने सवाल में, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, ठीक है। VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा ध्यान दीजिएगा कि किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, चालकता और प्रतिरोधकता। चालकता और प्रतिरोधकता किस चीज़ पर निर्भर करता है, और वो चालकता वैद्युत चालकता नहीं है, विशिष्ट चालकता है बच्चों, ठीक है। बताइए, विशिष्ट चालकता को बच्चों हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। इतना हिंट दे दिया तब तो आंसर आना चाहिए, इतना हिंट जब दे दिया तब तो आंसर आ जाना चाहिए भाई। आ गया आंसर, ओके। देखिए सबसे पहले समझिए बच्चों, विशिष्ट चालकता जो होता है, विशिष्ट चालकता, एक होता है वैद्युत चालकता कैपिटल G, और एक होता है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को बच्चों हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किस चीज से, विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, रो लिख दिया मैंने, ये तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं इस चीज, इस वाले अक्षर से, ठीक है। और क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को बच्चों हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं रो से। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता, यानी कि रो प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता सिग्मा का गुणनफल क्या होता है। तो एक चीज आप और याद रखेंगे कि जो विशिष्ट चालकता होती है ना, वो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रो तो ऐसे ही रहने दीजिए और सिग्मा को आप 1/रो लिख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1, इसलिए जो इनके गुणनफल का मान है वो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, क्या वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? नो। क्या वो ताप पर निर्भर करता है? नो। क्या वो लंबाई पर निर्भर करता है? नो। किसी पर नहीं निर्भर करता, क्योंकि एक कांस्टेंट राशि आ रही है सामने। समझ आ रहा है बात? बिल्कुल समझ आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि बताइए प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो डेफिनेटली बच्चों यू कैन क्रैक इट। रो बराबर होता है क्या? RA/L, और इसका अगर मात्रक आप देखें तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। इसी तरीके से अगर इसको देखें विशिष्ट चालकता का, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सिंपल। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये मीटर आप मान लीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। आंसर बताइए फटाफट, रुकना नहीं चाहिए बच्चों। आंसर रुक गया तो फिर खैर नहीं है, कमेंट आते रहना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, कौन बताएगा इसका करेक्ट जवाब? इसका करेक्ट जवाब कौन देगा? बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका P क्रॉस E। आप जानते हैं कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है बच्चों? टाउ बराबर PE साइन थीटा, और जब साइन होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लगता है, तो टाउ बराबर P क्रॉस E। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है बात? ठीक है बात? बिल्कुल समझ आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, एकदम सबका सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ओके, अगला क्वेश्चन, और ये एक 5 नंबर का भी डेरिवेशन है, 5 मार्क्स का डेरिवेशन 5 मार्क्स का एक डेरिवेशन है, जिसमें कहा जाता है क्या कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, इस डेरिवेशन को प्रूफ करना भी आता है और इसको कई बार मैंने लाइव क्लास में प्रूफ करवाया है। अगर आप बच्चे नहीं देखे हैं तो मेरी लाइव क्लास को ज़रूर अटेंड करिए, और जो लाइव क्लास हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करिए। क्लियर बात? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों, अब ये लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर एक चीज़ बच्चों मैंने आपको बताया था, कि जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम लॉरेंज बल कहे थे, और इसका इक्वेशन बच्चों मैंने बताया था F बराबर QVB साइन थीटा, और मैंने बताया भी था बच्चों कि साइन थीटा 90 डिग्री की जब मतलब साइन थीटा जब होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? ये Q तो वो आवेश है, और Q तो वो आवेश है बच्चों, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? उसके वेग और उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच।
तो F बराबर Q V क्रॉस B, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट तो मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट है बच्चों तो मुझे बताइए। बिल्कुल, और लॉरेंज इक्वेशन का डेरिवेशन भी बच्चों मैं करा चुका हूँ। वन शॉट की सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप वन शॉट की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे चैप्टर का डेरिवेशन भी कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बच्चों, अब ये लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। अगर वो B के लंबवत चल रहा है आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर कितना बल कार्य करेगा। तो आपको मैंने बताया है बच्चों कि जब कोई आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति कर रहा है, तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, और वो होता है F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर हम क्या कहें, यहाँ पे कह रहा है कि लंबवत है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री हम प्रयोग करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा QVB साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है, चूंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, 1। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, F बराबर QVB हो जाएगा। सो ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, F बराबर QVB, अरे वाह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया। मजा आया बच्चों, मजा आया तो बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह कण जो 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में उपस्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन को तो बच्चों देख के ही आप बता सकते हैं कि भाई आंसर क्या होगा। क्यों भाई, इस क्वेश्चन को तो देख के ही आंसर आप बता सकते हैं कि हाँ सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। क्या लग रहा है, इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या लग रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक में नहीं होते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि नाभिक में क्या होता है सर। तो जो नाभिक होता है बच्चों, नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में गति करता है। इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि समांग चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, जरा जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। वही बात है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई आवेश गति करता है, अब वो आवेश इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या कोई भी आवेश हो, तो उस आवेश पर एक बल लगेगा, और अगर वो आवेश v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, तो ऐसी स्थिति में लगने वाला बल कितना होगा, बोलिए। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, और इलेक्ट्रॉन भी इसी दिशा में गति कर रहा है, यानी कि v और b के बीच का कोण 0 डिग्री है। तो जो फॉर्मूला लगता है लॉरेंज इक्वेशन का, वो क्या है, F बराबर QVB साइन थीटा। और इफ यदि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन F का वैल्यू क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा QVB साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री के मान आप सभी जानते हैं बच्चों, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो टोटल लगने वाला बल उस आवेश पर कितना हो जाएगा, 0। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और अगर 90 डिग्री पे गति करता तो बच्चों क्या हो जाता, तो वो हो जाता EVB,
ठीक है, लेकिन अगर 0 डिग्री पे कर रहा है तो 0 होगा। बात क्लियर समझ आ रही है? बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा एक बार प्यार से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या चीज सत्य है, क्या बिल्कुल सही कह रहा है। आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण या संवेग का संरक्षण। लेंज के नियम से क्या संरक्षित होता है। कई बार बताया है बच्चों, कई बार बताया है। अगर आपने इसका गलत आंसर दिया तो खैर नहीं है। इस क्वेश्चन का क्या जवाब सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऊर्जा संरक्षण। लेंज के नियम से क्या होता है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण होता है। और लेंज का नियम फैराडे का दूसरा नियम है, ये भी याद रखेंगे। और इस नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिस प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो हमेशा उस कारण का विरोध करती है जहां से वो उत्पन्न होती है। यही है लेंज का नियम। तो एकदम सभी चीज़ को टॉपिक बाई टॉपिक याद करके जाइए। लेंज का नियम 2 नंबर में भी पूछा जाता है, सो वो भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन को तो बच्चों ट्रिक से उड़ाएंगे। किससे? ट्रिक से। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ट्रिक, एक बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिक से उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिक से उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। तो एक बार ज़रा जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दीजिए, और नहीं आता है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जब तक आपके रोशन सर हैं तब तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हो सकती। बताइए बच्चों आंसर, इसका आंसर क्या होगा? भाई बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो एक ट्रिक है बच्चों जिसको आपको याद रखना है, वो है रामी लुक्सी। रामी LULUXY। अब रा से आप समझ जाइएगा रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं। एम से हो जाएगा माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। ई से हो जाएगा बच्चों इंफ्रारेज यानी कि अवरक्त तरंगे। एल से हो जाएगा विजिबल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश, दृश्य तरंगे या दृश्य प्रकाश। यू से हो जाएगा अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी तरंगे या पराबैंगनी प्रकाश। और एक्स से हो जाएगा आपका एक्स रेज, और वाई से हो जाएगा आपका गामा किरणें। और ये ट्रिक तो आपको बता दिया गया कि ये पूरा होता है। लेकिन जब तरंग दैर्ध्य की बात होगी बच्चों, तरंग दैर्ध्य की बात होगी तो ये वाला हम डायग्राम बनाएंगे। ऐसा डायग्राम क्या प्रदर्शित कर रहा है कि शुरू में इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है ऐसा, और फिर ऐसे जा रहा है ना, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य सबसे लास्ट वाले का क्या होगा? सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? रेडियो तरंग का। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई कि सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे है आपकी रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजा आया बच्चों? मजा आया कि नहीं मुझे बताइए जल्दी से। मजा आया तो एक बार लाइक ठोकिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपको और अच्छी चीज़ें सिखाने का, है ना। तो इसलिए लाइक मारिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसमें हैं बताना है कि इन चारों में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। बताइए जल्दी से बच्चों। देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है और आपको सबसे पहले क्या करना है? इसका आंसर देना है। तो उम्मीद है कि आप इसका सबसे पहले आंसर देंगे। दीजिए आंसर फटाफट। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो वो ऊष्मीय विकिरण के रूप में आती हैं। इसलिए जो ऊष्मीय विकिरण होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्यों भाई? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी चल सकते हैं। और जो सूरज से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है वो निर्वात में भी से होके आ रहा है, क्योंकि स्पेस में कोई माध्यम नहीं होता। समझ आ रही है बात? बिल्कुल सर। तो ये आपका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वह कण जो मूल कण नहीं है, इनमें से कौन सा है जो मूल कण नहीं है? बताइए। प्रोटॉन या मोशॉन या न्यूट्रिनो या अल्फा कण, कौन सा मूल कण नहीं है? फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से नहीं हैं? देखिए, अल्फा कण जो होते हैं वो एक हाइड्रोजन का मतलब हीलियम का नाभिक होता है। ये एक नाभिक है, ये मूल कण नहीं है। ये एक नाभिक है किसका? और वो भी हीलियम का। हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण, जिस पे 2 आवेश होता है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, जिसके वजह से उनका आंसर गलत आ जाता है। वो समझ के ये पढ़ते हैं कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो 1-2 को मार देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपको क्या कह रहा है आपको पता होना चाहिए। बताइए, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? अल्फा किरणें, गामा किरणें, औरक्त किरणें या एक्स किरणें? रामी लुक्सी अगेन ट्रिक जो है वो बहुत ही मस्त ट्रिक है आपके सामने। और वो ट्रिक क्या है बच्चों? रामी लुक्सी, रामी लुक्सी, रामी लुक्सी। और रामी लुक्सी में ये क्या है? रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, ये अवरक्त तरंगे, ये है आपका दृश्य प्रकाश, ये है आपका अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी प्रकाश, ये है आपका एक्स रेज, और ये है आपका गामा किरणें। ये सभी जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो रामी लुक्सी में आपको दिख रही हैं। सो अल्फा किरणें इसमें आपको नहीं दिख रही हैं। तो अल्फा किरणें जो होती हैं वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, ये दूसरी प्रकार की किरणें होती हैं। लेकिन ये जो रामी लुक्सी ट्रिक के माध्यम से जितनी भी चीज़ें मैंने बताया, वो जितनी भी किरणें या जितनी भी तरंगे हैं वो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्योंकि देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसी स्पेक्ट्रम में जितनी तरंगे या जितनी किरणें होती हैं वो सब रामी लुक्सी में इंक्लूडेड हैं। इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको बताया है बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब ये लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से पढ़िएगा कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा। आप सभी बच्चों जानते हैं कि निकट बिंदु क्या होता है? ऐसा बिंदु जिसे हम बिना चश्मा लगाए कम से कम दूरी पर रख के भी किसी भी वस्तु को या किसी भी किताब को अच्छे से पढ़ पाएं, ठीक है। लेकिन जैसे ही उससे दूर जाए वो किताब या वो वस्तु, तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़े? जोर लगाना पड़े। तो ऐसा दूरी हमारे आँख से, ऐसा न्यूनतम से न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी किसी वस्तु को हम बिना आँख पर जोर लगाए आसानी से देख सकते हैं, वही होता है हमारा नेत्र का निकट बिंदु। और स्वस्थ आँख के लिए वो नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है बात बच्चों। अब क्वेश्चन पढ़िए। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है बच्चों, तो दूर की चीज़ें तो उसको दिखाई देगी ही देगी, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में यही तो होता है कि दूर की चीज़ें हमें दिखाई देंगी, लेकिन नज़दीक की चीज़ें हमें दिखाई उतने अच्छे से नहीं देती हैं। तो पहले से ही हमारी नज़दीकी खराब है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष हुआ पड़ा है तो नज़दीक का तो दिखेगा नहीं।
और नज़दीक का नहीं दिखेगा तो नेत्र बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु और ख़राब हो गया, यानी जो 25 सेंटीमीटर पे दिख रहा था वो अब और ज़्यादा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक करेंगे तो दिखेगा ही नहीं, नज़दीकी ही तो ख़राब है। दूर दृष्टि दोष मतलब क्या, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। इसलिए जो स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु है उससे दूर वस्तु को रखने पर हमें वस्तु दिखाई देगा। तो नेत्र का निकट बिंदु दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। ये है बच्चों न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा कि भाई इतना बड़ा न्यूमेरिकल आया, इतना घुमा फिरा के ये 90 माइनस ए क्या है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जब तक हम यहाँ पे हैं टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण, ए क्या होता है, प्रिज्म कोण। तो एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 डिग्री माइनस ए है, तो प्रिज्म कोण ए का मान कितना होगा, बताइए आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। उम्मीद है कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। विचलन कोण का मान ए है। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बटा 2 बटा साइन a बटा 2 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बच्चों अगर आपको याद है आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे सॉल्व। नहीं याद है तो दिक्कत वाली बात है, तो याद होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद है। अच्छा जी, याद है तो अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, प्रिज्म कोण की जगह पे हम क्या रख देंगे बच्चों, ए रख देंगे और न्यूनतम विचलन अल्पतम अपवर्तनांक की जगह पे क्या रख देंगे, √2 रख देंगे और न्यूनतम विचलन कोण की जगह पे डेल्टा m की जगह पे क्या रख देंगे, तो 90 डिग्री माइनस ए रख देंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिए, √2 बराबर साइन डेल्टा m प्लस ए, तो डेल्टा m की वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री माइनस ए और प्लस ए और बटे में 2 और बटे में साइन a बटा 2। बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो इस माइनस ए से ये प्लस ए ख़त्म, तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए से ए ख़त्म, तो 90 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री और बटे में साइन a बटा 2। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा साइन a बटा 2 बराबर, एक बात बताइए, साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटा √2 और इनटू ये √2 इधर आएगा तो और एक बार √2, तो √2 इंटू √2 1 बटा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन a बटा 2 बराबर 1 बटा 2। 1 बटा 2 साइन किसका मान होता है बच्चा, तो साइन a बटा 2 बराबर साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1 बटा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो गया a बटा 2 बराबर 30 डिग्री। तो प्रिज्म कोण a बराबर कितना आ गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 दूनी के 60 डिग्री। आंसर आपके सामने निकल के आ गया है। समझ आया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने इस क्वेश्चन को पकड़ा, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चला, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने सॉल्व होके आ चुका है। ठीक है, बात सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और ये हो गया है समाप्त। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जितने भी प्रश्न सिखाए, जितने भी प्रश्न बताए, वो सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक मारिए, इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये सारे प्रश्न आपको कैसे लगे और किस टाइप की वीडियोस आप फिजिक्स में देखना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट में लिख के बताइए ताकि आपके टॉपिक पे जल्द से जल्द हम वीडियो डिज़ाइन कर पाएँ। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।